20वीं सदी की शुरुआत हो चुकी थी और दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्रांतियों का दौर चल रहा था। लेकिन भारत आजादी से कोसों दूर एक नहीं बल्कि दो सत्ताओं के अधीन था। एक अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता और दूसरी ब्राह्मणों की सामाजिक सत्ता, जो लोगों को जाति और छुआछूत के आधार पर बांटकर शासन करती थी। मध्य भारत के पश्चिमी छोर पर अभी पेशवाओं का शासन गुजरा ही था कि एक वाकया होता है। एक नौजवान अपने अजीज दोस्त की बारात में शामिल होता है, लेकिन तभी बाराती चीखते हुए कहते हैं, ये शूद्र हमारे साथ कैसे चल सकता है? इसकी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों के साथ चलने की? ये घोर अनर्थ है, इसे तुरंत यहाँ से भगाओ। और उस नौजवान को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है और वहीं बाहर गले में हांडी व कमर में झाड़ू लटकाए पेशवाई जुल्म का इतिहास लिए घूम रहा एक अछूत वही मिलता है। और वो ये देखकर हंसते हुए कहता है कि अब मान लो तुम भी शूद्र हो। जब वो शख्स घर लौटकर अपने पिता से शिकायत करता है तो उसके पिता कहते हैं कि शुक्र है उन्होंने तुम्हें कोई और सजा नहीं दी, याद रखो हम शूद्र हैं। ये शब्द उस नौजवान के दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसने इस घटना से सबक ले लिया कि मित्रता और मनुष्यता से बड़ी है जाति। उसे जाति के नाम पर दुत्कारा गया। उसने जाति के विनाश को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ज्योतिराव 11 अप्रैल 1827 महाराष्ट्र के सतारा जिले में ज्योतिराव गोविंदराव फूले का जन्म हुआ। ये वही नौजवान है जिनका वो किस्सा इतिहास बन गया। इस घटना ने उनके भीतर एक चिंगारी जला दी, क्रांति की चिंगारी। वो समझ गए कि असली लड़ाई अंग्रेजों से नहीं बल्कि उस व्यवस्था से है जो इंसान को इंसान नहीं समझती। साल 1848 पुणे में कुछ ऐसा हुआ जिसने भारतीय सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने मिलकर पहला महिला विद्यालय खोला। सोचिए, जब ब्राह्मण कहते थे कि महिलाओं का पढ़ना पाप है, तब एक शूद्र महिला न केवल खुद पढ़ी बल्कि तमाम महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। महिलाएं, विशेषकर निचली जातियों से आने वाली महिलाएं जो शिक्षा से कोसों दूर थी, जिन्हें आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं थी, जिन्हें सपने देखने की आज़ादी नहीं थी, ऐसे में सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने उनके लिए शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ऐसे दौर में फूले ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दी। उन्होंने वो सवाल पूछे जो आज से पहले कभी नहीं पूछे गए थे। क्या शिक्षा सिर्फ ब्राह्मणों की जागीर है? कोई जन्म के आधार पर ऊंच और नीच कैसे हो सकता है? हर धार्मिक रिवाज में ब्राह्मणों को दक्षिणा और शूद्र को गाली क्यों? फूले ने सती प्रथा का जमकर विरोध किया। वो किसान और मजदूर के सच्चे नेता बने। उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताब लिखी जिसमें उन्होंने गुलामी की जड़ जाति व्यवस्था को उजागर किया। वो ना सिर्फ शूद्रों के लिए बल्कि विधवाओं, अछूतों और हर उस इंसान के लिए खड़े हुए जिसे समाज ने हाशिए पर ढकेल दिया था। ज्योतिबा फूले ने भारत में सामाजिक क्रांति की नींव रखी। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उनकी लड़ाई सिर्फ ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थी बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ थी जो इंसान को इंसान से कमतर समझती है। अब हम आते हैं 20वीं सदी की तरफ। जब भारत अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब एक शख्स उभरता है जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका चेहरा आज हर नोटों पर छपा हुआ है। लोग इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि आधिकारिक रूप से मिली हुई है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी सरकारी दस्तावेज में गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि औपचारिक रूप से दर्ज नहीं की गई है। तो लोग इन्हें राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? गांधी ने कभी ब्राह्मणवाद का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर उन्हें दया का पात्र बना दिया, ना कि समानता का। ज्योतिबा फूले ने ना राम राज्य की बात की, ना हिंसा की। उनका हथियार था तालीम यानी शिक्षा। उनका मिशन था इंसाफ। उनका मानना था कि हर इंसान बराबर होता है। एक ऐसे दौर में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, जबकि असली सत्ता गांव और शहरों में ब्राह्मणों के पास थी। शूद्रों को न पढ़ने का अधिकार था, न मंदिर में प्रवेश का, यहाँ तक कि ऊंची जाति वालों के सामने खड़े होने की भी इजाजत नहीं थी। 1932 में जब अंबेडकर ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिससे उन्हें अपना नेता चुनने की ताकत मिलती, तो गांधी ने इसका खुलकर विरोध किया। वो कहते थे इससे हिंदू समाज टूटेगा, लेकिन सच क्या था? सच ये था कि गांधी को ये डर था कि दलितों की अपनी आवाज ऊंची जातियों के वर्चस्व को
चुनौती देगी। उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया और अंबेडकर को मजबूर कर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करवाए और नतीजा दलितों को अपना नेता चुनने का अधिकार उनसे छीन गया। उनकी राजनीतिक आजादी को गांधी ने कुचल दिया। ये एक ऐसा धोखा था जिसने दलितों को दशकों पीछे ढकेल दिया। गांधी खादी पहनते थे, चरखा चलाते थे, किसानों की बात करते थे, लेकिन जब बात असली बदलाव की आई तो वो पीछे हट गए। वो न ब्राह्मणों की जमीन पर सवाल उठाते थे, न जमींदारों की सत्ता को चुनौती देते थे। उनकी अहिंसा और सत्य ऊंची जातियों के लिए सुविधाजनक थी, लेकिन शूद्रों और अछूतों के लिए एक जाल। गांधी वर्ण व्यवस्था को हिंदू धर्म का आदर्श ढांचा मानते थे। उनके लिए ब्राह्मण ऊंचा और शूद्र नीचा ये जन्म का आधार था। अंबेडकर जैसे क्रांतिकारी इस व्यवस्था का विरोध करते थे, लेकिन गांधी इसे बनाए रखना चाहते थे। गांधी का ये रवैया ब्राह्मणवाद को मजबूत करने का था, न कि समाज को बराबरी देने का। गांधी कहते थे सब बराबर, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। दलितों के साथ झाड़ू लगाते थे, लेकिन उनकी बराबरी की मांग को ठुकराते थे। वो आजादी की बात करते थे, लेकिन दलितों की राजनीतिक आजादी को कुचल दिया। गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, लेकिन किस राष्ट्र का? उस राष्ट्र का जहाँ ब्राह्मण ऊंचे और शूद्र नीचे रहे, उस राष्ट्र का जहाँ दलित हरिजन बनकर दया मांगे, ना कि बराबरी। अंबेडकर ने ठीक कहा था, गांधी सुधारक नहीं परंपरा के रक्षक थे। अगर गांधी ना होते तो शायद दलितों को अपनी आजादी पहले मिल जाती। अगर हम तुलनात्मक नजर से गांधी और फूले को देखें तो फर्क साफ है। ज्योतिबा फूले ने शिक्षा, स्त्री सशक्तिकरण, जातिवाद उन्मूलन और सामाजिक न्याय के लिए जमीनी लड़ाई लड़ी। गांधी ने विदेशी सत्ता के खिलाफ आंदोलन किया, मगर सामाजिक असमानता को खत्म करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी। गांधी की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की थी, जबकि फूले की लड़ाई थी विचार और व्यवस्था के परिवर्तन की। राष्ट्र वो नहीं होता जो सिर्फ आजाद हो, राष्ट्र वो होता है जिसमें हर नागरिक को बराबरी मिले। फूले ने राष्ट्र को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से तैयार किया। उन्होंने सबसे पहले शूद्रों और स्त्रियों को भारत का हिस्सा माना। तो सोचिए, क्या वो इंसान राष्ट्रपिता हो सकता है जिसने जाति को जिंदा रखा, या वो जिसने अपने पूरे जीवन जाति को समाप्त करने के लिए लगा दिया? भारत की आजादी के पीछे कई चेहरे हैं, लेकिन भारत की आत्मा को जगाने वाला सिर्फ एक, और वो है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले सिर्फ शूद्रों के नायक नहीं थे, वो भारतीय राष्ट्र की आत्मा थे। उन्होंने मंदिर के दरवाजे नहीं बल्कि स्कूलों के दरवाजे खोले। उन्होंने जनता को नेता नहीं, सोचने वाला इंसान बनाया। गांधी राष्ट्र को अंग्रेज से मुक्त कराना चाहते थे, फूले राष्ट्र को ब्राह्मणवाद और अज्ञान से। इसलिए अगर हम विचार करें तो राष्ट्र का आकार किसने दिया, तो जवाब साफ है, ज्योतिबा फूले ही इस देश के सच्चे राष्ट्रपिता हैं। तो अगर आप मानते हैं कि इतिहास को सही किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे आने वाली नस्लें जान सकें कि असली राष्ट्रपिता कौन थे।